नमस्कार। राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी दर्शक मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे पहले हम अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। भगवान उसको दीर्घ आयुष्यमान करे और बहुत ही उसको तंदुरुस्त रखे, ताकि भारत माता की उसकी जो अविरत सेवा है वो हमेशा होती रहे और भारत में नई सांस्कृतिक क्रांति जो उनके नेतृत्व में आ रही है वो सफलता से आए और भारत एक नए युग में प्रवेश करे। दोस्तों, इसी शनिचर दिन से सारे भारत में एक पखवाड़े तक सेवा भाव के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उसी दिन मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को भी छोड़ा गया, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी था और सालों बाद वो आए। वहीं पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी जी के वो शब्द हमें याद रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जन्मदिन पर तो अपनी मातृश्री के पैर छूने आशीर्वाद लेने जाता हूँ, लेकिन आज नहीं जा सका क्योंकि यहाँ आपके साथ सभा में हूँ और इन जनसभा में बैठी हुई लाखों जो बहनों हैं, माताएं हैं, वो सब मेरी माँ है और मैं उनके पैर छू रहा हूँ। दोस्तों, यही तो जननायक की भाषा होती है और यही जनता से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर भी होता है। इसी तरह उन्होंने कच्छ में कभी सफ़ेद रण की शुरुआत की थी और आज सैलानियों का और पर्यटनों का इतना विकसित सेंटर वो हो गया है कि सारी दुनिया यहाँ पर आती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क में भी लोग आएंगे और मोदी जी सालों तक लोगों की यादगिरी में बस जाएंगे। दोस्तों, देश की गतिविधियों पर हम इस चैनल में हमेशा नज़र करते हैं। आज बात करें बिहार से शुरू। बिहार में सुशासन बाबू, नीतीश बाबू की सरकार फिर से लड़खड़ा रही है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन से भी कुछ काम बनता नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि और बिगड़ रहा है। बिहार में फैलती हिंसा और अपराधियों को मिली हुई खुली छूट ये बता रही है कि नीतीश बाबू जी इनको रोकने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण जो है वो वही है जो राजकीय गठबंधन। ऐसे अवसरवादी गठबंधन से प्रजा की भलाई के काम नहीं हो सकते हैं और सुशासन भी नहीं आ सकता है। दोस्तों, बात तो यहाँ तक हद की हो गई कि मंत्रिमंडल की बैठक में से उनके एक मंत्री, कृषि मंत्री श्री, वो रूठ कर चले गए और उन्होंने कहा जनता के बीच में जाकर कि सब चोर है और मैं चोरों का सरदार हूँ। ये बिहार की राजनीति का चित्र है। इसी से हमें तय करना पड़ेगा कि ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर बिहार की राजनीति चलती रही तो नीतीश बाबू जी का जो 2024 का प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो कहीं बीच राह में ही खो जाएगा। जैसे बिहार में चलती हुई रेलगाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचने में नाकामयाब रहती है, वैसे ही शायद नीतीश बाबू जी का होगा। खैर, वो तो आने वाले दिन बताएंगे। अभी हम फिर से चले पंजाब में। पंजाब की भी हालत वही है। पंजाब फिर से उड़ता पंजाब हो रहा है।
नशीले पदार्थ और कैफी द्रव्य, इसका कारोबार बेहिसाब ढंग से फल फूल रहा है और पंजाब में नासूर बन चुका है। जब आपकी सरकार आई थी तब उन्होंने घोषित किया था कि 1 महीने में हम ये सारी चीज़ों पर काबू पा लेंगे और पंजाब से नशा नाबूद करेंगे, नशा मुक्त पंजाब को बनाएंगे। लेकिन उनका उद्देश्य अच्छा भी होगा, लेकिन यह सफल नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे अहवाल आ रहे हैं। अभी एक अहवाल ऐसा आया जिसने हमारी संवेदनाओं को बहुत बड़ी चोट दी। पवित्र शहर अमृतसर के करीब ही एक मकबूलपुरा करके विस्तार है, वहाँ नशेड़ियों का मेला लगता है और ये गांव में एक भी ऐसा घर नहीं जिनका जवान बेटा या बेटी ये नशे के कारण मृत्यु की भेंट न चढ़ गए हो। तो दोस्तों, ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारी राजनीति कहाँ जा रही है। हमारे पंजाब के नौजवान, जो इस देश की बहुत बड़ी शक्ति है, जो इस देश की बहुत बड़ी विरासत है, अगर वो ही नशे युक्त हो जाएंगे तो देश कहाँ जाएगा। पंजाब में जो कैफी द्रव्य आ रहे हैं वो या तो गुजरात में कच्छ की सरहदों से या फिर पंजाब के करीब पाकिस्तान की सरहदें पड़ती है, वहीं से आ रहे हैं। लेकिन पंजाब की सरकार को जागकर कुछ न कुछ करना चाहिए। अभी हम आज ये टिप्पणी कर रहे हैं, तभी हमें समाचार मिल रहे हैं कि पंजाब में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत हंगामा हो गया है और युवा लोगों का आंदोलन चल पड़ा है किसी अश्लील वीडियो की घटना से। तो दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारा धन है, जो भारत का गौरव है, क्या हम उसको अच्छे रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। एक स्वागत योग्य कदम यह है कि यूपी में जो मदरसाओं की सर्वे करने की बात कही गई थी, दारुल उल देवबंदी ने उसको अच्छा किया है और उन्हें गवर्नमेंट में सपोर्ट करने का कहा है और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को ये हक है कि वो मदरसाओं का सर्वे करे और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको और मजबूत करे और विद्यार्थियों के भावी के साथ ये प्रश्न जुड़ा हुआ है, तो ये इसमें किसी को विरोध करना नहीं चाहिए। राजस्थान में ऐसी घटनाएं बन रही है, जनसभाओं में जूते उछाले जा रहे हैं। गहलोत और पायलट की सत्ता की हरीफाई अब रास्ते पर आ गई है और भारत जोड़ो आंदोलन के लिए चल निकले राहुल जी को भी ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि आप कैसे करेंगे भारत जोड़ो, क्योंकि आपकी खुद की संस्थाओं में भी टूट फूट लगी हुई है और सत्ता की इतनी हरीफाई चल रही है कि एक दूसरे नेताओं का कोई मेल नहीं है अपने आप में। ना कांग्रेस के पास कोई संदेश है, ना कांग्रेस के पास कोई एजेंडा है जनता की भलाई का, न उनकी पहले जैसी कोई सोच है। ऐसे में जब हम भारत जोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो राहुल जी की वो यात्रा अभी तक तो केरला ही में ही अटकी पड़ी हुई है। जयराम रमेश और राहुल जी ट्विटर से तीर छोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के विरुद्ध, लेकिन ट्विटर के तीर तो बेअसर होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो जाहिर हुआ वक्फ बोर्ड का जो स्कैंडल है, उसमें तो सारी दिल्ली जो है वो मनमोहन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड को छोड़ दी है और 2014 में उनकी सरकार जब जाने के लिए थी तभी उन्होंने नोटिफिकेशन
निकाल के सारी ज़मीनें जो है वक्फ बोर्ड को दे दी, और फिर कोई उनके सामने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं जा सकता, ऐसा प्रावधान कर दिया। वक्फ बोर्ड जो कहे कि ये ज़मीन हमारी है तो उनकी है, ऐसा प्रावधान किया गया नए एक्ट में। और इस हिसाब से तो कहते हैं कि जो मनमोहन सिंह खुद रह रहे हैं, या अंबानी जी का जो बंगला है, या सोनिया जी का जो है, वो सारा वक्फ बोर्ड की ज़मीन में है। आश्चर्य की बात तो यह है कि तमिलनाडु के एक गांव में 1500 साल पुराना एक मंदिर है, वो भी वक्फ की मिल्कत में चला गया है। वो बोलते हैं ये वक्फ की मिल्कत है। अब 1500 साल पुराना, इस्लाम भी शुरू हुआ 1400 साल पहले, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसे प्रश्न बुद्धिजीवी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और खूब ऐसी बातें निकल रही है कि ये सरकार ने तुष्टीकरण का कैसा काम किया। तो ये जो संविधान की मूलभूत भावनाएं हैं, जो नागरिक में भेदभाव नहीं रखती, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, हर एक को न्याय मिलना चाहिए, और हर एक के लिए भारत में जगह है, और भारत के वो निवासी है, और भारत के निवासी होने के नाते उनको सारे सुख दुख भारत के वो साथ लेकर चलना है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे आंदोलन से हम एक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आए, ऐसे बुद्धिजीवी आए जो भारत को मजबूत देखना चाहते हैं, जो भारत को तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध चलते देखना चाहते हैं, जो भारत में परिवारवादी राजनीति नहीं चाहते, जो भारत में करप्शन, भ्रष्टाचार, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, वो नहीं चाहते। वो ऐसा भारत चाहते हैं जो उसके संविधान में दिए गए मूलभूत आदर्शों के साथ चले और विश्व में अपना नाम बनाए। दोस्तों, इसी बीच हैदराबाद में अभी हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हैदराबाद मुक्ति दिन की उत्सव भी किया, एक राष्ट्रीय स्मारक का अनावरण भी किया, और इस अवसर पर हैदराबाद को जिन्होंने मुक्ति दिलवाई, ऐसे हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को अभी उन्होंने स्मरण किया। तो ब्रह्मनाथ ये सारी चीज़ों को राष्ट्रीय पुनर्जागरण की दिशा में जती हुई घटनाओं की तरह देखता है। दोस्तों, चलते चलते हम सभी दोस्तों को प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़िए। आप ब्रह्मनाथ से जुड़कर इसको सब्सक्राइब करके, इसको अपने दोस्तों तक पहुंचा के, इसको अपने मित्र वर्तुल में बांट के, ऐसी बुद्धिजीवियों तक पहुंचा के जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग हम ब्रह्मनाथ चैनल के द्वारा जुड़े और एक राष्ट्रीय जागरण अभियान का आंदोलन जो है वो चलाएं और उसको मजबूत करें, और इसके लिए हम एक अपना फर्ज समझे, हमारा जो कार्य है उसमें प्राथमिकता दें उनको। दोस्तों, ब्रह्मनाथ चैनल कोई व्यावसायिक प्रयत्न नहीं है, या हम इससे कुछ हासिल करना नहीं चाहते हैं। हम यही हासिल करना चाहते हैं कि ये राष्ट्र जागरण में हम सब मिलकर अपना हिस्सा दें और अपना कर्तव्यनिष्ठ होकर बजाएं। तभी राष्ट्र की जो अस्मिता है वो बाहर लाएं। सामाजिक, आर्थिक, राजकीय और सांस्कृतिक क्रांति के दौर में जिससे भारत जो गुजर रहा है, उसमें हम भी अपने कदम मिलाएं और हमारे प्रधानमंत्री श्री ने जो आह्वान किया है उसकी ढाल बनकर हम उसके साथ खड़े चलते दिखाई दें। दोस्तों, आज तो बस इतना ही हम कहते हैं, लेकिन जाने से पहले अंत में हमारी लोकप्रिय श्रृंखला वंदे मातरम
में आज हम बात करेंगे उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में आयोजित SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के बारे में। दोस्तों, अभी ही समिट ख़त्म हुई, लेकिन उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने शांति और भाईचारा और आपसी देशों में विचार विमर्श से प्रश्न सुलझाने की नीति, ये जो भारत के सनातन सिद्धांत में है, यही विदुर नीति है और यही सच्ची डिप्लोमेसी है, उनका मंत्र दिया। और रशियन प्रेसिडेंट से भी बातचीत की, ईरान के प्रेसिडेंट से भी बातचीत की और सारे ऐसे लोगों से जो भारत के साथ मिलजुल कर एक नया एशिया बनाना चाहते हैं, उसके साथ उन्होंने बातचीत की। आज जो पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, SCO की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। SCO के सदस्य देश वैश्विक GDP में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी SCO देशों में निवास करती है। भारत SCO सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य SCO सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके SCO के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ SCO देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें SCO के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया।
पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। कोई नई सोच, कोई नए विचार और कोई नई गतिविधियों का अहवाल लेकर आपके साथ बातचीत करेंगे। फिर से आपको प्रार्थना है कि आप ब्रह्मनाथ से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें साथ दीजिए राष्ट्रीय जागरण अभियान में। आपका भी हिस्सा हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।